क्या बचेगी मनमोहन सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संकट में घिरती दिख रही है मनमोहन सरकार। ममता, मायावती, मुलायम, हर कोई मनमोहन सरकार के खिलाफ इस वक्त सुर अलाप रहा है। मनमोहन सिंह ने डीजल और एफडीआई पर पीछे हटने से मना कर जंग को और धारदार बना दिया है। उधर कई मौकों पर मनमोहन सरकार को बचाती आई डीएमके भी अब केंद्र के फैसलों से खफा दिख रही है। अगर ये सभी छोड़ दें मनमोहन सिंह सरकार का साथ, तो क्या बहुमत के आंकड़े रहेंगे सरकार के साथ? आइए देखते हैं। संकट में मनमोहन सरकार, एफडीआई पर तृणमूल खफा, एफडीआई पर मुलायम नाराज, महंगाई से नाराज माया, महंगाई से खफा एनसीपी, चौतरफा घिरी यूपीए सरकार। सरकार पर सबसे बड़ा संकट है ममता बनर्जी के अल्टीमेटम का। कोलकाता की सड़कों पर उतरकर ममता ने ऐलान कर दिया कि जब तक एफडीआई और महंगाई पर फैसला वापस नहीं लिया जाता, वो सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगी। अब तक सरकार से कदमताल कर रहे मुलायम भी अचानक खफा हो गए। उनकी नाराजगी समर्थन वापसी तक जाएगी या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन वो हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये एफडीआई के मामले में समाजवादी पार्टी की सोच साफ है कि उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा। इस फैसले के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किस तरीके से समर्थन जारी रहे। अब तक सरकार के साथ दिख रही बहन जी के तेवर अचानक बदल गए हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएगी और उस बैठक में तो केंद्र सरकार के अभी तक के जो जन विरोधी जो फैसले हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करेगी और विचार विमर्श करने के बाद हमारी पार्टी फिर कोई अंतिम निर्णय लेगी कि हमें अब केंद्र की सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखना है या नहीं रखना है। जाहिर है अगर धमकियां रंग लाईं तो मनमोहन सरकार को महासंकट से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हैरानी की बात है कि कड़े फैसले लेकर बड़े संकट में घिरे मनमोहन झुकने को तैयार नहीं हैं। राजनीति शास्त्र के फिक्र छोड़कर अब वो अर्थशास्त्र के सुन रहे हैं। To achieve the target of 8.2% growth, we need to revive investment in the economy. The investment environment is therefore critical. Our fiscal deficit is too high and is attracting adverse comments from analysts. It must be brought down. साथियों के हमलावर तेवर, विपक्ष की तनी हुई तलवार और उस पर अड़ी हुई सरकार। क्या मनमोहन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या मध्यावधि चुनाव की सियासी भविष्यवाणी सच होगी? क्या मजबूरी में लिए गए बड़े फैसले लेंगे सरकार की बलि, या एक बार फिर मनमोहन इस बाधा दौड़ को जीत लेंगे? कोलकाता से अर्जुन यादव, लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आशीष महर्षि और बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो सवाल यही कि महंगाई के मुद्दे पर, एफडीआई के मुद्दे पर क्या संकट में पहुंच गई है मनमोहन सरकार? क्या मायावती या फिर मुलायम, जो कि बाहर से समर्थन दे रहे हैं, वो हाथ खींचने की बात करते हैं, या फिर उससे भी भयंकर संकट, क्या ममता बनर्जी अपने मंत्रियों को कह सकती हैं कि वो मंत्री पद छोड़ दें और वो साथ छोड़ दें इस सरकार का? ऐसे में ऐसा भी हो सकता है वो कहें कि बाहर से समर्थन देंगे और एक दबाव की राजनीति वो इस सरकार पर चलाएंगी। कुल मिलाकर तस्वीर कुछ इस तरह की है कि आने वाले दिन बहुत आसान नहीं दिख रहे हैं मनमोहन सरकार के लिए। आंकड़ों के नजरिए से भी देखें तो एक के बाद एक जितनी भी ऐसी पार्टियां हैं जो समर्थन में इस वक्त है सरकार के साथ खड़ी, उन सभी ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। क्या मंगलवार को सरकार पर आने वाले एक बड़े संकट का ऐलान होने वाला है? क्या ममता बनर्जी अपनी धमकी पर कायम रहेंगी या फिर केंद्र सरकार ममता के सामने फिर से झुक जाएगी? पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दम ठोक कर राज्य की कमान संभालती हैं और किसी भी मुद्दे पर अपने बेबाक अंदाज से हर किसी को पस्त करने में जरा भी कोताही नहीं बरतती। तभी तो लोग ममता बनर्जी को राजनीति की हिटलर दीदी का तमगा भी देते हैं। उसी ममता के तेवर एक बार फिर तीखे हो चुके हैं और इस बार भी निशाने पर कोई और नहीं, मनमोहन सरकार ही है। खुदरा बाजार में विदेशी निवेश को मंजूरी और डीजल की महंगाई पर मचे हंगामे के बीच ममता बनर्जी ने नया दांव खेला है। इस बार मामला थोड़ा गंभीर दिख रहा है क्योंकि दीदी ने दे दिया है मनमोहन सिंह को
72 घंटे का अल्टीमेटम, जिसकी मियाद सोमवार को खत्म हो रही है। मंगलवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की बैठक है और सूत्रों से पता चला है कि उसी दिन बैठक के बाद केंद्र सरकार में शामिल तृणमूल के सभी मंत्रियों का इस्तीफा देने का और कहा है कि बातचीत से सब कुछ सुलझ जाएगा। हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसको अपने घर के अंदर ही निपटाना चाहते हैं। मीडिया के साथ हम इस मामले में कोई बात नहीं। कांग्रेस ममता को मनाने की कोशिश जरूर कर रही होगी, लेकिन विपक्ष में बैठी उन पार्टियों की तादाद भी कम नहीं जो ममता के फैसले का स्वागत भी कर रही हैं और ममता को ललकार भी रही हैं कि अब वक्त सिर्फ धमकी का नहीं, कुछ कर दिखाने का है। टीएमसी के इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ। तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी कांग्रेस लेडी यूपीए के एलाइज हैं, सबको अब यह विचार करना चाहिए, क्या इस कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट का चलना अब यह देश है। ममता बनर्जी हो या जिन लोगों ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि ऐसे करो वरना क्या, बहुत बार ऐसे हुआ है कि ममता जी चेतावनी देती है और वरना का समय निकलने के बाद झुककर उनके साथ चली जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब समय आए हैं कि वरना क्या होगा, ये कांग्रेस को अब दिखाने की आवश्यकता है। इतना हल्का मत करो बात को। ये पिछली बार जो एफडीआई रुकी है वो ममता बनर्जी यदि हमारा साथ नहीं देती तो उस समय नहीं रुकती। नकली धमकी नहीं देती है वो। ममता ने मनमोहन सरकार के खिलाफ आगाज तो आक्रामक तरीके से किया है, लेकिन उसे अंजाम उस अंदाज में देंगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि इतिहास अभी तक यही दिखाता आया है कि मनमोहन के खिलाफ दीदी ने अपने अल्टीमेटम पर हर बार ममता का मरहम ही लगाया है। ममता ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वैसे सरकार से ममता की नाराजगी का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी ममता कई दफा कई मामलों पर सरकार से हाथ खींचने की धमकी दे चुकी है, लेकिन हर बार वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो 2 कदम वापस लेती है। वैसे इस दफा विपक्ष की निगाहें भी ममता पर खूब टिकी हैं। कोई उनकी तारीफ कर रहा है तो कोई चुनौती दे रहा है। सब यही चाहते हैं कि बस इस बार ममता अपनी बात पर कायम रहे। कैमरामैन जगमोहन के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। राजनीति का यह अनोखा खेल है। ऐसे नाजुक मोड़ पर सभी पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, ममता बनर्जी की तरफ ही निगाहें टिकाकर बैठ जाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं आंकड़ों के नजरिए से, क्या इस वक्त सुरक्षित है मनमोहन सरकार या फिर उसकी हो सकती है हालत खराब। यूपीए सहयोगियों के साथ जब मिल जाए, जिसमें समाजवादी पार्टी का बाहर से समर्थन है, बीएसपी का मायावती का समर्थन है, आरजेडी के 3 सांसदों का बाहर से समर्थन है, इसके अलावा जेडीएस, तो कुल मिलाकर 272, उसके साथ साथ 48 सीटें, यानी जबरदस्त तरीके से सुरक्षित सेफ पोजीशन में सरकार दिखती है। अब आंकड़ों के नजरिए से अगर एक एक कर अलग हो, यानी टीएमसी के 19 सांसद अगर अलग हो जाएं, तो क्या हालत होगी सरकार की। फिर भी बहुमत में है सरकार, उसके अलावा 29 सीटें ज्यादा ही हैं उनके पास, तो बोनस पॉइंट्स के साथ यहां पर सरकार चलती हुई दिख रही है। अगर समाजवादी पार्टी भी खींच ले हाथ, तब क्या होगा। ममता मुलायम दोनों ने अगर छोड़ा साथ, तब 272 के बाद सिर्फ 7 सीटें एक्स्ट्रा, यानी धड़कन तेज होने की स्थिति बन सकती है अगर दोनों ही ममता और मुलायम खींच ले हाथ। लेकिन अब स्थिति खराब कब होगी, जब तीनों ही कर दे परेशान, यानी ममता, मुलायम, मायावती तीनों का जब छूट जाएगा साथ, तब मुश्किल में होगा हाथ। जी हां, 272 यानी 14 सीटें कम उससे हो जाएंगी बहुमत के आंकड़े से, यानी मुश्किल में आ जाएगी सरकार। करुणानिधि को मत भूलिए, करुणानिधि का भी जिक्र करना जरूरी है। करुणानिधि भी अगर साथ छोड़ दे तब जबरदस्त मुश्किल में पड़ जाएगी सरकार। और ये देखिए 72 सीटें कम बहुमत के आंकड़े से, यानी नहीं, माफ कीजिएगा 32 सीटें, यानी नहीं बचेगी मनमोहन सरकार ऐसी स्थिति में। ये
तस्वीर साफ हो गई कि कैसे अलग अलग पार्टियां जो इस वक्त समर्थन दे रही हैं सरकार से, वो हाथ खींच ले तो क्या नौबत आएगी सरकार पर। लेकिन हां, ममता बनर्जी सिर्फ अगर अलग होती है तो नहीं होगा हाथ पर कोई भी इसका असर, यानी कांग्रेस पर असर। बहरहाल केंद्र सरकार एफडीआई, डीजल, एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लेना चाहती है। क्या ममता अपनी नई धमकी को अमल में लाएंगी? ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल में ममता और केंद्र की मनमोहन सरकार के बीच कई बार इस तरह से तलवारें खिंच चुकी हैं। हर बार सरकार बचती आई है। आइए नजर डालते हैं ममता मनमोहन सरकार के बीच इस खट्टे मीठे रिश्ते पर। हमको कोई धमकी जब देगा हम तो देख लेंगे। बात तो ये है, अगर इसमें कुछ हल निकालते हैं तो ठीक है, और नहीं निकालते हैं तो राजनीतिक ओर से जो करना चाहिए वो हम बंगाल से ही करेंगे। हम लोगों ने जब कोई स्टैंड लेते हैं हम तो कभी स्टैंड से वापस नहीं जाते। न डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी को बर्दाश्त करेंगे और न ही मल्टी ब्रांड में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकार करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में मनमोहन सरकार को 2 टूक इसकी चेतावनी दे दी है। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि ममता इस बार जो बोल रही है वही वो करके भी दिखाएंगी? ममता की चेतावनी पर सवाल खड़े होने की वजह हम आपको बताते हैं। दीदी ने पिछले 1 साल के अंदर ही कई बार केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन कमोबेश हर बार उन्होंने मनमोहन पर ममता ही दिखाई है। सितंबर 2011 में भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी पर बैठक से आए पहले पीएम के दल से अपने आप को बाहर कर लिया। नतीजा ये रहा कि मनमोहन सिंह को तीस्ता नदी समझौते का एजेंडा अपने दौरे से गिराना पड़ा। नवंबर 2011 में भी तेल की कीमतों में केंद्र ने इजाफा किया, जिस पर ममता ने सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दी। इसके बाद यूपीए सरकार को बढ़ी हुई कीमतों में हल्की कटौती करनी पड़ी। नवंबर-दिसंबर 2011 में ही केंद्र सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई लागू करने की कोशिश की, लेकिन ममता की चेतावनी की वजह से उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा ममता के भारी विरोध के बाद सरकार को संसद में पेंशन बिल और कंपनी बिल पेश करने से भी पीछे हटना पड़ा। दिसंबर 2011 में केंद्र सरकार को उस वक्त झटका लगा जब ममता ने लोकायुक्त के मसले पर लोकपाल बिल का विरोध कर दिया। मार्च 2012 में तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी की कुर्सी को लेकर ममता और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए, लेकिन ममता की बात न मानने का दिनेश त्रिवेदी को खामियाजा भुगतना पड़ा और कांग्रेस को भी ममता से हार माननी पड़ी। अप्रैल 2012 में ममता और कांग्रेस फिर आए आमने सामने। आतंकवाद के खात्मे के लिए केंद्र की एनसीटीसी के प्रस्ताव को भी ममता ने लाल झंडी दिखाई और दूसरे राज्यों को भी इसके लिए उकसाया। जुलाई 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के मुद्दे पर ममता खुलकर कांग्रेस के खिलाफ आई। कांग्रेस के उलट ममता ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की और यूपीए से समर्थन वापसी की धमकी भी दी, लेकिन आखिरकार उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। यहाँ ममता पर कांग्रेस भारी साबित हुई और ममता ने प्रणब मुखर्जी की दावेदारी पर ही अपनी मुहर लगाई। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि ममता और कांग्रेस दोनों के बीच का झगड़ा कई बार खुलकर सामने आ चुका है, लेकिन शायद दोनों की राजनीतिक मजबूरियां इतनी ज्यादा हैं कि मतभेद के बावजूद दोनों केंद्र और राज्य में एक साथ चलने के लिए मजबूर है। अब इस बार ममता के अल्टीमेटम में कितना दम है, इसका खुलासा भी मंगलवार को ही हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के साथ साथ केंद्र की सहयोगी पार्टियों ने भी हमला बोल रखा है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार के खिलाफ जनता के असंतोष को भुनाने के लिए एनडीए मध्यावधि चुनाव के पक्ष में है, जबकि थर्ड फ्रंट इस पशोपेश में है कि कहीं सरकार गिराने का फायदा दूसरे को ना मिल जाए। ऐसी हताश निराश सरकार जो कि अपना पूरी तरह से संसद के अंदर भी बहुमत खो चुकी है और देश की जनता के बीच में भी विश्वास खो चुकी है। कि ममता हो, समाजवादी हो, जयललिता हो, जो भी कोई है सरकार का साथ निभा रहे हैं। अब समय आया है कि आप गलत पार्टी का साथ निभा रहे हो। आम आदमी के साथ ये सरकार नहीं है और इसलिए कांग्रेस का साथ छोड़कर उन्होंने, जैसे आपने कहा, कि मिड टर्म पोल के लिए आगे आना चाहिए। पिछले 8 साल में सिर्फ 2 बार प्रधानमंत्री ने आवाज ऊंची कर करके बोलने की हिम्मत दिखाई है। 8 साल में 2 बार, और जब तक आई है हिम्मत, कुछ टीवी चैनल वाले चल पड़े मनमोहन सिंह सहयोगी अगर कत्ल करे किसी का तो विरोध नहीं किया जाएगा।
मौके पर चौका न लगाए तो भला वो पार्टी ही कैसी। जब सहयोगी भी यूपीए सरकार के साथ खतरा भाप रहे हो तो विपक्ष क्यों चुप बैठेगा। सरकार के एक के बाद एक कड़े फैसलों से विपक्ष को लगने लगा है कि अगर इस लहर में यूपीए सरकार गिर गई तो उसके लिए दोबारा सत्ता हासिल करना सपने की तरह होगा और मौका यही है आम जनता का असंतोष भुनाने का। विपक्ष को लगता है कि डीजल की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने महंगाई में जो पलीता लगाया है वो कुछ ही महीनों में विस्फोट की कगार पर होगा और इससे पहले कि खुदरा बाजार में विदेशी निवेश को हरी झंडी देने का असर दिखे, देश में मध्यावधि चुनाव हो जाए, जिसके लिए विपक्ष सरकार को कोस रहा है तो सहयोगी पार्टियों को उकसा भी रहा है कि ममता हो, समाजवादी हो, जयललिता हो, जो भी कोई है सरकार का साथ निभा रहे हैं। अब समय आया है कि आप गलत पार्टी का साथ निभा रहे हो, आम आदमी के साथ ये सरकार नहीं है और इसलिए कांग्रेस का साथ छोड़कर उन्होंने, जैसे आपने कहा, मिड टर्म पोल के लिए आगे आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार माफिया है, उन्होंने इस सरकार को हाईजैक कर लिया है और उन्हें ये बात इस सरकार को समझ में नहीं आ रही है। सरकार को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि जो देश के गांव गरीब किसानों की रेटिंग एजेंसी है वो अगर इस सरकार को रिजेक्ट कर देगी तो कोई दुनिया की रेटिंग एजेंसी इस सरकार को पास नहीं कर सकती। एक तरफ तो सरकार पर लगातार घोटालों के दाग बढ़ते जा रहे हैं, 2G स्पेक्ट्रम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, आदर्श सोसाइटी हो या फिर कोयले को लेकर CAG रिपोर्ट हो, एक के बाद एक घोटालों ने यूपीए सरकार के सामने साख बचाने का ऐतिहासिक संकट खड़ा कर दिया है। इसी बीच सरकार ने डीजल की कीमतों में एक मुश्त 5 रुपए की बढ़ोतरी और FDI को मंजूरी क्या दी। विपक्ष को सियासत का सबसे सुनहरा मौका नजर आने लगा। बीजेपी को जनता का IQ तो नजर आने ही लगा, यूपीए के अंदर की कड़वाहट का जिक्र करने का ठोस आधार भी मिल गया है। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम और आदर्श सोसाइटी का घोटाला है और साथ ही साथ ये कोल ब्लॉक के एलोकेशन का जो घोटाला है यह भी बिल्कुल जनता की स्मृति पटल पर पूरी तरह से छाया हुआ है और जो आगामी चुनाव होंगे मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों को अच्छी तरह समझ में यह बात आ जाएगी कि जनता की याददाश्त कितनी तेज है। यूपीए 2 ने न केवल आम आदमी का जो सड़क पे है अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण और भ्रष्टाचार के कारण उनका समर्थन खोया है, बल्कि उनका मुख्य विपक्षी दलों के साथ भी कोई संवाद नहीं है और अब गठबंधन में जो उनके साथी हैं उनके साथ भी रिश्तों में काफी खटास आ गई है। लोकतंत्र में जनता जिसके साथ खड़ी है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है और यूपीए सरकार के खिलाफ चली हवा में जनता के करीब जाने का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता। सहयोगी पार्टी हो या विपक्षी पार्टियां, सभी ने 20 सितंबर को गदर का ऐलान कर दिया है। On the 20th of September, 8 parties have together called for a country-wide protest day where I think this country will shut down. There will be a strike. Other parties have also called for a general strike. But as far as we are concerned, on the FDI in retail, the battle will not be over on 20th September. सहयोगी अगर कत्ल करे किसी का तो विरोध नहीं किया जाएगा, विरोध तो किया जाएगा। ये सरकार के फैसले ही गलत हैं तो गलत फैसलों का थोड़ी हम साथ देंगे। ये सरकार से ज्यादा देश के लिए अलार्मिंग स्थिति है। देश हमारे लिए बड़ा है सरकार से। दीदी आम आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए लड़ रही है, आम आदमी को कोई तकलीफ न पहुंचे ये देखना दीदी का सर्वोपरि धर्म है। तो इस समय भी हम लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। टफ डिसीजन अगर इसका मतलब सरकार छोड़ना होगा तो शायद सरकार छोड़ा जाएगा, बट इन सब का फैसला मंगलवार की मीटिंग के बाद ही होगा। सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ 20 सितंबर को भारत बंद रहेगा। शायद ये एक ऐसा दिन होगा जब जनता को विपक्ष अपनी भूमिका में दिखेगा, लेकिन कौन सियासत चमका रहा है और किसे समस्या से सरोकार है, पब्लिक सब जानती है। कोलकाता से अर्जुन और मुंबई से राजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तक तो हम लोग यही मानते थे कि पब्लिक सब जानती है, लेकिन सुशील कुमार शिंदे जो इस देश के गृह मंत्री हैं वो ये मानते हैं कि पब्लिक सब कुछ भूल जाती है। मनमोहन सरकार पर 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले के आरोप लग रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि पब्लिक सब भूल जाती है। हद तो ये कि बयान पर बवाल बढ़ा तो अब सफाई दे रहे हैं कि मजाक में कही थी वो बात।
काल परवापर्यंत परिचयात चालणारं बोकड सुद्धा होतं आहे ना, आपण विसरून गेलो. आपण तसंच कोळशाचं आहे. मैंने भाषण में बताया कि कल ये जोक में वहाँ एक फंक्शन में जोक हो गया था, तो उसमें बोला था कि आप कोयला हाथ में पकड़ा है तो धो लीजिए, हाथ स्वच्छ हो जाते हैं. यही बात हमने कही थी. लेकिन आपने ये कहा था कि देश की जनता है वो सभी घोटाले की जगह कोयले के घोटाले को भी भूल जाएगी. नहीं, हमने ये कहा था कि कहीं एविडेंस नहीं मिलते हैं तो इस तरह भूल जाते हैं. वैसा वो पेट्रोल के बारे में भी हो गया था, कई बारे में हो गया है. बस एक दिन में ऐसे पलट गए सुशील कुमार शिंदे कि अपने ही बयान को मजाक बना डाला. शिंदे जी, सबूत मिलना या नहीं मिलना तो जांच पर निर्भर करता है. और क्या सरकार के जिम्मेदार मंत्री किसी सार्वजनिक मंच पर इतने गंभीर मुद्दे पर मजाक कर रहे थे? जिस मुद्दे पर संसद में हंगामा होता रहा, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, उसे मजाक में टाला जा सकता है? कांग्रेस के दिग्गज, लोकसभा के नेता और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की सफाई तब आई जब उनके बयान पर सियासी गलियारों में उबाल आ गया. एक के बाद एक विपक्षी दलों के नेता शिंदे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताने लगे. जनता की याददाश्त पर संदेह करना मैं समझता हूं कि कांग्रेस की एक भारी भूल होगी. बोफोर्स को भी जनता भूली नहीं है. हाँ, ये बात सही है कि बोफोर्स के मामले में गड़बड़ी की गई है और जिस क्वात्रोची ने दलाली खाने का काम किया था, उसका पैसा किस तरीके से उसके अकाउंट को रिलीज कराया गया है, इसको भी देश की जनता जानती है. से लेकर आज तक कांग्रेस को लोकसभा में अपने बल पर बहुमत नहीं मिला है. तो अगर बफूर से तुलना कर रहे हैं तो शिंदे जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2014 में जिस तरह से उस जमाने में 1989 में कांग्रेस की सीटें आधी हो गई थी, अगले चुनाव में भी सीटें आधी होने वाली. वो राजनीति पर बोलना, होम मिनिस्ट्री चला है, राजनीति पर जरा कम बोले, नहीं तो फिर हमको भी बोलना पड़ेगा. सुशील कुमार जी ने जो बयान दिया है उसकी जितनी निंदा करे वो तो कम है, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस की मानसिकता उन्होंने बताई है. कांग्रेस तो अत्याचार करती आई है, महंगाई बढ़ रही है, आप क्या कर सकते हो? घोटाले के ऊपर घोटाले होते जा रहे, लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव आते हैं तो आप ये पूरा भूल कर फिर से कांग्रेस को मतदान करते हैं. यही अर्थ सुशील कुमार जी को कहना था और शायद मैं मानता हूं सुशील कुमार जी भी कांग्रेस से तंग आए हैं. शिंदे के बयान पर कांग्रेस गोलमोल जवाब दे रही है. सुशील कुमार शिंदे जी ने ये कहा है कि जिस तरीके से लोग बोफोर्स को भूल गए, वैसे ही ये गोल ब्लॉक के आवंटन को मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा. घोटाले सियासत के लिए भले ही एक मुद्दा हो, विपक्ष के लिए सरकार पर हल्ला बोलने का हथियार हो, लेकिन 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला मंत्री जी के लिए मजाक की बात हो सकती है. महंगाई में पिस रही जनता के लिए ये किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है. मुंबई से विद्या के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक. कुछ नहीं बचा है, चाहे वो तोप हो, तेल हो, कोयला हो, स्पेक्ट्रम हो, सब में घोटाले के आरोप लगे हैं इस सरकार के. लेकिन फिर भी ये बेआबरू बयान इस देश के गृह मंत्री